दोस्तों आज के इस वीडियो में जमीन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विवाद के निपटारे के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा गांव में देखा गया है कि गांव के जो एक काश्तकार होते हैं उनके बगल के जो काश्तकार होते हैं जिनके खेत से उनके खेत का मेड़ मिलान होता है, वह अक्सर अगर मेड़कटवा टाइप के होते हैं तो उनके मेड़ को काटते रहते हैं और जोत गोड़ करके उनके रकबे को, उनके क्षेत्रफल को अपने में मिलाते रहते हैं, जिससे जो बगल का काश्तकार होता है वह पड़ोसी काश्तकार के इस तरह के कृत्य के वजह से प्रभावित हो जाता है। उसका रकबा, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और दूसरे वाले का बढ़ जाता है, जिससे दोनों काश्तकारों के बीच में मेड़ संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है। और अगर देखा जाए तो जमीन के जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वह सीमा संबंधी विवाद ही होते हैं। और अगर आप इन मामले में पुलिस का सहारा लेते हैं, थाने में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सुनवाई इसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सीमा विवाद है। तो इस तरह के विवादों का निपटारा कानूनी तौर पर बिना किसी प्रकार के मारपीट के आप किस प्रकार से करवा सकते हैं, यही आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके अलावा कभी कभी एक स्थिति और हो सकती है कि काश्तकार का नाम कागज में तो होता है लेकिन उस जमीन पर पूरा कब्जा उसका नहीं होता है, उस जमीन का कुछ अंश उसके कब्जे में होता है, बाकी किसी दूसरे के कब्जे में होता है। तो इस तरह के जमीनी विवादों का निपटारा हम कैसे करवा सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा वाला मीटर कहीं से अरेंज करना है और किसी को साथ में लेकर के आप अपने खेत में जाएं और अपने खेत के चारों साइड को नाप करके उसको आप लिख लें और उसके बाद में आप अपने हलके के लेखपाल के पास चले जाएं। तो लेखपाल साहब आपको जो ये मौके पर आप नाप करके ले गए हैं उस क्षेत्रफल को निकाल करके वो बता देंगे कि मौके पर आप कितना जमीन पाए हुए हैं। और लेखपाल साहब के पास नक्शा भी होता है, तो वो नक्शे से भी नाप करके आपको बता देंगे कि आपके खेत का जो चारों साइड है वो कितना कितना है और नक्शे के हिसाब से कितना रकबा बन रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि आपको ये देखना होगा कि जो लेखपाल साहब आपके गाटे के खेत को नक्शे में देख करके बताए हैं उसके हिसाब से जो रकबा बन रहा है और जो आपके उद्धरण खतौनी में दर्ज रकबा है, क्या वो दोनों समान हैं कि नक्शे में कम है। और अगर दोनों में सेम है, यानी कि आपकी खतौनी में जितना रकबा है उतने आपका नक्शे के अनुसार भी रकबा आ रहा है, तब आपको सीमांकन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नक्शा में कम है तो पहले आपको नक्शा दुरुस्त करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप सीमांकन करवाएंगे, तब आपको फायदा मिलेगा, तभी आप सरकारी नाप करवाएं। और अगर खतौनी में जो दर्ज रकबा है और नक्शे के अनुसार जो रकबा आ रहा है वो दोनों अगर समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम साहब के कोर्ट में आपको एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आपकी सरकारी नाप होगी। तो धारा 24 के अंतर्गत अवैध कब्जा को मुक्त कराने के लिए जो मुकदमा डाला जाता है, इसी को ज्यादातर लोग हदबरारी, तुदाबंदी, मेड़बंदी, भूमि पैमाई, सीमांकन, सरकारी नाप, ऐसे और तमाम नामों से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको धारा 24 का या हदबरारी का मुकदमा डालना है तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एसडीएम साहब के कोर्ट में पड़ता है। तो अब अगला हम ये देखेंगे कि इस मुकदमे को एसडीएम साहब के कोर्ट में, यानी एसडीओ साहब भी उन्हीं को हम कहते हैं या उप जिलाधिकारी कहते हैं, तो उनके कोर्ट में इस मुकदमे को अगर आपको दायर करना हो तो कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जिस भी गाटे की नाप आप करवाना चाहते हैं उस गाटे के अगल बगल के लगभग 100 नंबरान का आपको एक नक्शा चाहिए, जो कि आप जिला अभिलेखागार से मुआयना करके और वहां से आप निकलवाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सर्टिफाइड नक्शा चाहिए। अगर आप लेखपाल साहब के जो है कपड़े वाला जो नक्शा होता है उससे अगर आप फोटो कॉपी करवाएंगे तो सर्टिफाइड आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको जिला अभिलेखागार से एक सर्टिफाइड नक्शा निकलवाना होगा। दूसरी चीज, खसरा की जरूरत पड़ती है, तो
खसरा जो है आप अपने हल्का लेखपाल से बनवाएंगे, जो आपके यहाँ के लेखपाल होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है उद्धरण खतौनी। जिस गाटे की नाप आपको करानी है उस गाटे की उद्धरण खतौनी वो भी प्रमाणित होनी चाहिए, उसको आप निकाल लेंगे। चौथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो चालान की रसीद होती है, जिसमें आपको एक गाटे के लिए 1000 रुपये जमा करना होता है बैंक में, तो आपको एक चालान मिलता है। इस चालान में ये है कि अगर आप एक गाटे का नाप कराना चाह रहे हैं तो जो सरकारी फीस है एक गाटे की नपवाई का वो 1000 रुपये है। तो इस तरह का एक चालान होगा जिसमें आप भरेंगे। 3 पन्ने का ये चालान है जिसमें से 2 पन्ना और 1000 रुपये बैंक में जमा हो जाएगा। एक आपको पावती रसीद के रूप में दे देंगे, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं उसी तरह से। जब आप बैंक में पैसा जमा कर देंगे तो यहाँ पे आपको बैंक के द्वारा एक चालान नंबर दे दिया जाएगा। तो जब आप अपना बात पत्र तैयार करेंगे तो उसमें चालान नंबर को मेंशन कर देंगे और ये भी लिख देंगे कि जो है हमने चालान को संलग्न किया है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आपकी हदबरारी नहीं होगी, आपकी मेड़बंदी नहीं होगी, आपका सीमांकन नहीं होगा। जैसे आपका खाता संख्या होता है तो आप चालान फॉर्म भरते हैं और जा कर के बैंक में जमा करते हैं, उसी तरह से जो सरकारी कोषागार है उसका एक कोड होता है। उस कोड को जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये कोड है, इस कोड को आपको चालान में भरना होगा और उसके बाद में ये जो यहाँ आप देख रहे हैं पर्टिकुलर्स, इनको भर देना है और भर करके आपको बैंक में जा करके जमा कर देना है। ये 3 प्रति में है, 2 प्रति वो रख लेंगे और 1 प्रति आपको पावती के रूप में दे देंगे। तो आप फोटोकॉपी करा करके एक पेज जरूर से रख लेंगे। यहीं पर कई लोगों को एक कन्फ्यूज़न भी है, जैसे लोग कहते हैं कि 1000 में आप कई गाटों की नाप करवाएं। तो इसमें यह है कि 1000 में एक गाटे का तो नाप होता ही है, और अगर उसी गाटे से जुड़े हुए अगल बगल के और गाटे हैं तो उनकी भी नाप 1000 में हो जाएगी, लेकिन संलग्न होने चाहिए। संलग्न मतलब कि मेड़ जुड़ा होना चाहिए उस गाटे का। जैसे मान लो कि ये आपका एक गाटा है, ठीक, अब इसके बगल में एक गाटा ये है, एक ये है, ये एक ये है, एक ये है। अगर आप इन चारों की माप करवाना चाह रहे हैं तो 1000 में ही नाप इन सब की भी हो जाएगी और साथ ही में इस बीच वाले गाटे की भी हो जाएगी, यानी कि 1000 रुपये में ये 5 गाटों की माप हो गई। लेकिन मान लो अगर आपका ये गाटा है और इसके बगल में यहाँ पर किसी दूसरे का गाटा है और उसके बाद फिर आपका गाटा है, तो आप इस दोनों गाटा की माप करवाना चाह रहे हैं तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि संलग्न गाटाएं नहीं है ये दोनों। अगर ये दोनों बगल बगल होती तो 1000 में हो जाता। अब इसके बाद बात आती है कि आप मुकदमे की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस मुकदमे को लिखने के लिए इस तरह का एक लीगल साइज का पेपर लेंगे जो A4 साइज से थोड़ा बड़ा होता है, और इसको यहाँ से आपको मोड़ देना है इतना। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना है न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, और आपको पता होगा कि उप जिलाधिकारी यानी SDM साहब या उन्हीं को SDO कहते हैं, वो तहसील वाइज बैठते हैं। तो जो आपकी तहसील हो वो आप इसके बाद यहाँ लिख देंगे और जो डिस्ट्रिक्ट हो वो लिख देंगे। उसके बाद में ये टिकट आप 2 रुपये का इस पे लगा लेंगे और उसके नीचे अब आप आएंगे जिसमें आप पार्टी का नाम लिखेंगे, यानी जो वादी इस मुकदमा को दायर कर रहे हैं। जैसे आप दायर कर रहे हैं तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, फिर उसके बाद में निवासी ग्राम लिखेंगे, फिर परगना लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, जनपद लिख देंगे और डाट डाट करके आगे लिख देंगे वादी, इस तरह से। उसके बाद लिखेंगे बनाम, और बनाम के बाद में जो प्रतिवादी हैं उनका नाम लिख देंगे, यानी कि जो गाटे के चारों तरफ के चगदारन हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, उनको प्रतिवादी बनाएंगे। उनका पहले नाम लिखेंगे, फिर उनके पिता का नाम लिखेंगे, निवासी ग्राम लिखेंगे, फिर परगना लिखेंगे, तहसील लिखेंगे और उनका जनपद लिखेंगे। ये सारा पर्टिकुलर्स उनका भी भर देंगे। यानी कि पक्षकार आप किसको किसको बनाएंगे इस मुकदमे में, जिनका जिनका खेत आपके खेत से जुड़ा हो। मुवक्किल कहते हैं कि वकील साहब जो अगल बगल के काश्तकार हैं
उनको पार्टी बनाए बगैर अगर मुकदमा हो जाता तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि उनका नाम अगर हम मुकदमे में डालेंगे तो कहेंगे तुम हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए हो, तो थोड़ा दबंग किस्म के हैं, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसका भी उपाय है, अगर आप पक्षकार नहीं भी बनाते हैं तो ऑलरेडी एक पक्षकार तो भूमि प्रबंधक समिति यानी ग्राम का प्रधान तो होता है। तो अगर आप पक्षकार नहीं भी बनाना चाहते हैं तब पर भी मुकदमा कर सकते हैं, और अगर आप पक्षकार बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर विषय लिख देंगे, जैसे सीमांकन, और ब्रैकेट में मान लो आपने लिख दिया तूदाबंदी, हदबंदी, भूमि पैमाइश, फिर लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 नियम 22 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, या ये तो उत्तर प्रदेश के लिए है, अगर आप किसी भी स्टेट के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से हर राज्य का अपना लोकल लैंड लॉ है, और जिसके यहाँ जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे बावत गाटा संख्या, जो भी गाटा संख्या हो वो भर देंगे, जो रकबा हो वो यहाँ पर भर देंगे, स्थित ग्राम यहाँ पर फिल कर देंगे, परगना फिल कर देंगे, और जिला को भर देंगे। तो इस तरह से ये पार्ट भी समाप्त हुआ। अब नीचे आप अन्य विवरण दे देंगे, जैसे ऊपर लिखेंगे महोदय प्रार्थी निम्न निवेदन करते हैं, लिखेंगे नंबर 1 या कि भूमि गाटा नंबर यहाँ पर भर देंगे, जो आपका गाटा होगा, रकबा जो आपका रकबा होगा वो भर देंगे, ग्राम यहाँ पर भर देंगे, तहसील जहाँ पर है वो तहसील भर देंगे, परगना जनपद यहाँ पर भर देंगे, ये सब भर करके उसके आगे लिखेंगे के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी का काबिज काश्तकार है। इसके बाद 2 पर आ जाएंगे, लिखेंगे कि यह कि प्रतिवादी का गाटा प्रार्थी के गाटा के मेल मिलान है, जिससे प्रतिवादी प्रार्थी के रकबे को जोड़ गोड़कर अपने में मिला लिया है और सरहद अस्पष्ट हो गई है। इसके बाद 3 पर आ जाएंगे, लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी के उपरोक्त गाटे, जो भी गाटा हो उसको यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, और रकबा भी यहाँ पर डाल सकते हैं, के मुताबिक मौके पर रकबा कम है, यानी कि आप ये लिखना चाह रहे हैं कि जो खतौनी में दर्ज रकबा है या फिर नक्शे के मुताबिक जो रकबा है उससे मौके पर रकबा कम है। और इसके आगे लिख देंगे कि और मेड़े टूटी होने के कारण सीमा विवाद होता रहता है, जिसके कारण उक्त सीमांकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको जो भी विषय है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण देना होता है कि आप आखिर ये हदबरारी या धारा 24 का मुकदमा क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। इस तरह से जो भी मैटर आपका है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पूरे बात पत्र में आपको एक चीज़ ज़रूर से मेंशन करना है कि हमने जो सीमांकन की निर्धारित शुल्क है 1000 एक गाटे के लिए वो हमने जमा करवा दिया है, जिसकी रसीद चालान संख्या फला है, फला डेट को हमने जमा किया है, जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन कर देंगे कि जो विवादित गाटा है उसकी फर्द खतौनी और उसके अगल बगल के जो चकदार हैं उनके गाटे की फर्द खतौनी और आपका जो गाटा है उससे संबंधित नक्शा, खसरा, चालान रसीद, ये सब प्रमाणित रूप से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उसके बाद आप आ जाएंगे रिलीफ वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप रिलीफ मांग लेंगे कि अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि गाटा फला, रकबा इतना, जो भी हो वो भर लेंगे, स्थित ग्राम फला, परगना फला, तहसील फला, जिला फला का सीमांकन, तूदाबंदी, हदबरारी, भूमि पैमाइश या जो भी हो, बात एक ही चीज़ है, नियमानुसार कराने की कृपा करें। इधर डेट डाल देंगे और यहाँ पर प्रार्थी लिख करके उसके नीचे प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, पूरा पता लिख करके नीचे सिग्नेचर करवा लेंगे। इस प्रार्थना पत्र के साथ में वकालतनामा लग जाएगा जो वकील साहब अपना लगाएंगे, और खसरा, खतौनी और चालान फार्म हो गया, ओरिजिनल चालान फार्म लगेगा। इसका एक सेट फोटोकॉपी करा लेंगे और फिर जो है एसडीएम साहब के कोर्ट में जमा करा देंगे। तो जब आप न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र जमा करवा देंगे तो उस पर कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले ये होगा कि एसडीएम साहब का जो पेशकार, बाबू, स्टेनो जो भी इस प्रार्थना पत्र को पाएगा वो सबसे पहले उसकी जांच करेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, मोटी मोटा एक सरसरी निगाह से उसकी जांच कर लेगा।
उसके बाद में एक रजिस्टर होता है दायरा का, उसमें उसको दर्ज करेगा। उसके बाद में जब एसडीएम साहब कोर्ट में बैठेंगे मुकदमे की सुनवाई के लिए, उस समय पेशकार नए दायरा के रूप में उसको पेश कर देगा, तो उस पर एसडीएम साहब आदेश कर देंगे। इसमें एसडीएम साहब कानूनगो साहब को यह निर्देश देंगे कि सीमांकन की एक तिथि नियत कर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए नियत तिथि पर सीमांकन करें। तो इस तरह से पक्षकारों को नोटिस कट जाएगी और नोटिस तामील भी हो जाएगी पक्षकारों द्वारा, यानी कि जिस गाटे की, जिस खेत की नपाई होनी है, उसके अगल बगल के जितने भी चकदार हैं उनको सबको पहले से सूचना लेखपाल के द्वारा या फिर नोटिस के द्वारा दे दी जाएगी। अब इसके बाद में जो कानूनगो साहब हैं उनके द्वारा पहली पैमाइश या कच्ची पैमाइश की जाएगी। इसमें जो नोटिस पक्षकारों को दी गई थी, उसमें जो तिथि नियत की गई थी, उसी तिथि को मौके पर कच्ची पैमाइश करने के लिए कानूनगो साहब, लेखपाल साहब जाएंगे और अभिलेखों के अनुसार वहां पर जाकर के वो नापेंगे। दोस्तों, इस कच्ची पैमाइश का उद्देश्य सिर्फ ये पता लगाना होता है कि जो वादी है उसकी जमीन अगल बगल के चकदारों में कितनी कितनी और किसमें किसमें जा रही है। जो प्रभावित व्यक्ति है, यानी जिसमें आवेदक की जमीन निकल रही है, उसका नाम और पता स्थल ज्ञाप पर लिख लेंगे। यानी कि कानूनगो साहब जब सर्वे करने आएंगे तो जो सर्वे होता रहेगा, नाप होती रहेगी, जितनी ज़मीन जिसमें जाएगी, आवेदक को जिसमें जिसमें मिलेगा, वो सारा सब कुछ फील्ड बुक में वो भरते रहेंगे। इसके बाद में जब नाप हो जाएगी तो कानूनगो साहब जो स्थल ज्ञाप होता है उस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाएंगे, और अगर कोई पक्षकार हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका कारण भी कानूनगो साहब लिखेंगे। उसके बाद में जब कानूनगो साहब नाप करके चले जाएंगे तो उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी। तो अब कानूनगो साहब अपने ऑफिस पर जाएंगे और जो भी पैमाइश करके ले गए हैं उसका एक अच्छा नजरी नक्शा सब कुछ तैयार करेंगे और एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करेंगे, और जिस दिन ये नाप हुई है उससे 15 दिन के अंदर अपनी जो आख्या यानी जो रिपोर्ट होगी और स्थलगाप होगा, वो सारा चीज़ उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय को प्रेषित कर देंगे। उसके बाद जब उप जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट मिल जाएगी तो उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी ये समझ लेते हैं। जब उप जिलाधिकारी को कानूनगो साहब अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे तो उसमें जो पक्षकार प्रभावित हुए होंगे, या मान लो पक्षकार नहीं भी हैं फिर भी वो अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि एक नियत तिथि तक वो पक्षकार आकर के आपत्ति लगा सकते हैं। कानूनगो साहब की रिपोर्ट लगने के बाद 30 दिन के अंदर प्रभावित पक्षकार को आपत्ति लगाने का मौका दिया जाता है। इसके बाद में 30 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो केवल सीमांकन आख्या पर विचार करके और पत्थर नस्ब का आदेश एसडीएम साहब दे देते हैं, और अगर आपत्ति लग जाती है तो इसका ट्रायल चलेगा। एसडीएम महोदय आपत्तियों की सुनवाई करेंगे और जो कानूनगो साहब की रिपोर्ट थी उस पर विचार करेंगे, सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे और उसके बाद में पत्थर नस्ब का आदेश एसडीएम महोदय पारित कर देंगे, जिसमें वह राजस्व निरीक्षक को निर्देशित करेंगे कि जो आवेदक है उसकी भूमि पर पत्थर नस्ब करा करके, यानी कि पत्थर गड़वा करके, और उसको कब्जा दिलाया जाए। और अगर एसडीएम महोदय को समाधान हो जाता है कि इस पत्थर नस्ब और कब्जा दिलाने में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर सकते हैं कि पुलिस बल उपलब्ध कराएं। और अगर इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन मान लीजिए एसडीएम महोदय के इस आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील प्रस्तुत कर सकता है, और जो कमिश्नर महोदय का आदेश होगा वही अंतिम आदेश होगा, उसके बाद कहीं भी अपील नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में धारा 24 यानी हदबरारी या फिर मेड़बंदी के बारे में
पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो धारा 24 हदबरारी मेड़बंदी के बारे में तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।